डॉक्टर मीनाक्षी जी की कहानी पिता का संघर्ष सुनाने जा रही हूँ। बेटे की चिट्ठी को हाथ में लेकर चांदनी खुशी खुशी अंदर आई और एक सांस में रामदीन को सुनाने लगी। बेटे की नौकरी जम्मू में हो गई। सुना है वहाँ 5,000 रुपया ज़्यादा मिलता है। अब जल्दी उसकी शादी का भी सोचना होगा। हाँ, ना, जी और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। कल मेरी चाची ने भी खत भेजा है कि उनकी ननद की बेटी बिल्कुल हमारे बेटे लिए राम सीता की जोड़ी होगी। और हाँ, मुझे भी याद है। और तुमने भी तो उसे देखा अपने मामा की बेटी की शादी में। क्या सुंदर है, बिल्कुल परी सी लगती है। बिल्कुल माँ से मिलनसार, सुशील और कितनी प्यारी है। हाँ हाँ, अगर वह मेरी बहू बन जाए तो बस। वह लगातार बोलती जा रही थी, लेकिन रामदीन अपने ही धुन में खोया हुआ था। बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह अनजान, अपने ख्यालों में खोया हुआ चांदनी की तरफ देख रहा था। तभी चांदनी अचानक रुककर, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो क्या? मैंने जो कहा उससे, उस बात से आपने कुछ सुना भी, या बस आप भी ना? कैसे कभी हंसते भी नहीं हो, हमेशा मुंह ताकते रहते हो। मैं भी किसके सामने माथा पीट रही हूँ। आपसे कुछ नहीं होने वाला। पहले बेटे से झगड़ा कर घर से फौज में ज़बरदस्ती भेजा, और अब आप मेरी बात भी नहीं सुनते। बोलती हुई अपनी धुन में भीतर चली गई। आज बहुत खुश थी। शायद वह आखिर नहीं, रामदीन अपनी सोच में डूबा हुआ था। कितना प्यार करता है वह अपने बेटे से, किसी और को कैसे बताए? शायद एक पिता के मन को समझना आसान नहीं। कितने सपने संजोए थे उसने। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है, जो गांव में सबका अच्छे से इलाज करता, कि फिर कोई ऐसी मौत न मरता जैसे कि उसकी पिता की हुई थी। हाँ, कुछ साल पहले की ही तो बात है, जब वह फाइनल की पढ़ाई कर रहा था। अपने कॉलेज का हीरो था वह। हाँ बिल्कुल, पढ़ने में होशियार, कद ऊंचा, गठीला सा शरीर, दिखने में एकदम सुंदर, सभी का चहेता, मिलनसार, सबको अपना बनाने की चाहत रखने वाला। लेकिन अचानक एक दिन हॉस्टल में गाड़ी की भड़बड़ाहट से रात में नींद टूटी। लगा जैसे कि लोग उसे ढूंढने आए हैं। अरे हाँ, यह तो गोपाल है। तेजी से दरवाज़ा खोलकर देखा तो गोपाल हांफता हुआ, बाबा बहुत तेज बीमार हैं, जल्दी चलो, अस्पताल लाए हैं। जैसे जैसे हो वैसे ही चलो। मैं भी भागते हुए उसके पीछे पहुंचा था, अपने बाबा के पास, जो मुझे जान से भी ज़्यादा चाहते थे। किसी को बताया भी नहीं। कल ही तो चिट्ठी आई थी उनकी। अपने कुशल के साथ 2,000 रुपये का ड्राफ्ट भी भेजा था। गोपाल, क्या हुआ बाबा को? कुछ तो बताओ। लेकिन गोपाल निशब्द था। उसका शांत स्वरूप विकराल काली छाया सा जान पड़ा। मैं दौड़कर डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बताया कि यह शायद पिछले 7-8 दिनों से बीमार है। इलाज मिला नहीं, क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, और लगातार बीमारी के साथ पानी में काम करने से यह हाल हुआ है। समय पर इलाज करवा लेते तो अच्छा था। चलिए, सुबह तक देखते हैं, बोलकर डॉक्टर चले गए। तभी रामदीन को पीछे से एक चिर परिचित शब्द सुनाई दिया। रामदीन, बाबा को देखा तुम्हें? कुछ खबर भी है? मेरे मुंह से अवाक निकल पड़ा। अरे अंजू, तुम? हाँ, मैं अंजू ही। 12वीं के बाद एएनएम करके यही काम करने लगी कि परिवार की मदद हो सके। जब बाबा को लाया गया तब मैं यहीं थी। उन्होंने मना किया था तुम्हें बताने को। जब तुम्हारा पत्र बाबा के पास परीक्षा फीस भरने के लिए गया था, तब उनके पास उतने ही पैसे थे जो उन्होंने अपने कुशल के साथ तुम्हें ड्राफ्ट में भेजे थे। तभी उन्हें बुखार आया, और जिसको उन्होंने छिपा कर रखा, कोई ना जान पाए, इसलिए घर भी नहीं गए। खेत में मचान पर ही दिन काटे। और माँ ने भी सोचा कि फसल सिंचाई का समय है, लेकिन बिजली पानी का भरोसा नहीं, कब और कितना मिले, इसलिए शायद रुक गए होंगे। भला माँ जानती थी
कि वह तो गोपाल ने ऐसे ही जाकर देखा तो बाबा ठंड से ठिठुरते हुए बेसुध से पड़े थे। यहाँ लाने पर भी तुमको बताने से मना किया था ताकि तुम अपनी परीक्षा अच्छे से दे सको, लेकिन गोपाल तुम्हें मेरे बोलने पर चुपके से बुला लाया। उसका गला रूंध गया और वह रोने लगी। मेरे बचपन के प्यारे दोस्तों में से एक थी। वह पिता आगे पढ़ा नहीं पाए, इसलिए स्कॉलरशिप पर नर्सिंग किया। कितने दिनों बाद आज मुलाकात हुई थी। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और दौड़कर बाबा के पास गया और फफक फफक के उनके पैरों को पकड़कर रोने लगा। तभी थोड़ी हलचल से सिरह कर मैंने हाथ पकड़कर चूमा और नमन किया। उन्होंने भी प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। शायद यह उनका अंतिम आशीष था। पिता की मृत्यु को लेकर गमगीन वातावरण में मैं घर पहुंचा। अत्यंत क्रोध था मेरे मन में। अब उन पैसों से पढ़ाई नहीं करूंगा जिससे मेरे पिता के प्राण चले गए। एक बड़ा किसान बनूंगा, अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। हर किसान का इलाज ताकि वह कर पाए। गांव में अस्पताल की कमी को पूरा करूंगा। अब आप किसी के सपने ना टूटेंगे। पिता की चिता की आग के सामने में ना जाने कितने प्रण करता रहा, लेकिन शायद पिता की अग्नि के साथ ही सारे प्रण टूटते चले गए। वापस आते ही जोरदार ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई। पिता के श्राद्ध और क्रियाकर्म के लिए चाचा से पैसे उधार लिए। चाचा ने भी समय का फायदा उठाकर सशर्त पैसे दिए कि उनके साले की बहन की बेटी से विवाह करना होगा। मैंने भी देखा था उसको पिछले ब्याह में। मैं भी मान गया। फिर माँ कुछ दिनों की मेहमान थी। पिता के वियोग में वह भी कुछ दिनों में चल बसी। पिछले कुछ सालों में फसल ठीक ना होने से माली हालत खराब थी। अब उनके क्रियाकर्म में पैसे कहाँ से लाएं, क्योंकि दाव लगाने को कुछ भी नहीं था मेरे पास। मजबूरन 1 एकड़ ज़मीन 3 लाख मात्र की रकम में बेच दी। सोचा था कुछ बच जाएगा तो बेटे की भी पढ़ाई के लिए काम आ जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी रुला कर ही छोड़ती है। दिन ब दिन न तो मौसम ने साथ दिया और न सरकार ने। सारा पैसा जैसे तैसे बेटे को 12वीं तक पढ़ाने में चला गया। अब क्या करें? अपने बेटे को किसान तो नहीं बनने दूंगा। मेरे मरने के बाद सोचकर उसे ताने दे देकर फौज में भेज दिया। बड़े भारी मन से भेजा था मैंने, और अब बॉर्डर पर नौकरी सुनकर दिल थम सा गया था। अपने आंसू छिपाते और सोच में खेत में निकल आया। खाना भी खाना भूल गया था। मैं शायद उस दिन अपने पिता के मर्म को करीब से समझ पा रहा था। जाकर मचान पर लेटे लेटे आकाश में सितारों के बीच अपने पिता को महसूस करते हुए न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जैसे ही घर पहुंचा, चांदनी फिर एक और खत लेकर आई जिसमें लिखा था, बाबा दादा के आशीर्वाद से मेरा चयन डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरी परीक्षा के लिए हो गया। मैं पठानकोट अगली पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। आज सुबह ही समाचार मिला था। अब रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहकर डॉक्टरी करूँगा।